हेलो स्टूडेंट्स, हम आप लोगों से इस वीडियो में चर्चा करेंगे ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, तो देखते हैं ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका सिंबल हम लोग देखें। सिंबल ए पावर टी, यानी ए पर ट्रांसपोज आप इसका यूज कर सकते हो या फिर ए डैश का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ठीक है, ये सिंबल हो गया आपका। ये करता क्या है सो देखते हैं हम लोग। फंक्शन इसका ये करता है रो कॉलम, यानी रो और कॉलम आपस में बदल जाता है। ठीक है, रो कॉलम का जगह ले लेगा, कॉलम रो का जगह ले लेगा। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि लेट ए इक्वल्स ए आई जे, ये आपका m बाय n का फॉर्मेट हो गया। ठीक है, और मान लीजिए आप इस पर ए का ट्रांसपोज लगा दे यहां पर। ठीक ना, ए का ट्रांसपोज, तो ये क्या करेगा आपका जो आई जे है, यानी आई रो है, जे कॉलम है। ठीक है, तो जो रो है वो कॉलम में बदल जाएगा और जो कॉलम है आपका वो रो में बदल जाएगा। ठीक है, यानी हम इसको लिख सकते हैं ए जे आई, इसको लिख सकते हैं ए जे आई, मतलब ये आपका पलट गया। ठीक है, तो इस लिहाज से हम लोग इसका जो रो था आपका ओरिजिनल में एम, अब क्या बन जाएगा ये कॉलम, और जो कॉलम था आपका क्या बन जाएगा रो, मतलब ये हो जाएगा आपका n बाय m। यही है आपका ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, एग्जाम्पल देखें अगर हम लोग यहां पर, एग्जाम्पल देखें हम लोग यहां पर, तो लेट a इक्वल्स 2 3 4 5, ठीक है, -1 0 2 3, ये आपका कितने बाय कितने का मैट्रिक्स हो गया। तो इसमें आपका दो रो अवेलेबल है। ठीक है, ये रो 1 हो गया आपका, ये आपका रो 1 हो गया। ठीक है, ये आपका रो 2 हो गया। ठीक है, ये कॉलम 1 हो गया, ये कॉलम 2 हो गया, ये कॉलम 3 हो गया आपका, और ये कॉलम 4 हो गया आपका। ठीक है, ये कॉलम कौन सा हो गया 4 हो गया, और यानी कि ये अभी फिलहाल आपका 2 बाय 3 का मैट्रिक्स है। लेकिन ट्रांसपोज लगने के बाद, ठीक है, ट्रांसपोज लगने के बाद क्या करेगा, ये रो और कॉलम आपस में जगह बदल लेगा, यानी जो रो है आपका वो बन जाएगा अब कॉलम। मतलब ये जो आप रो देख रहे हो इसको कॉलम वाइज आप लिखो, 2 3 4 5। ठीक है, फिर ये हो जाएगा सेकेंड रो है, सेकेंड कॉलम में चला जाएगा -1 0 2 3। अब देखो आप यहां पर इस मैट्रिक्स का रो कितना हो गया आपका, इस मैट्रिक्स अगर आप देखें यहां पर, तो ये R1 हो गया, ये R2 हो गया आपका, ये R3 हो गया, ये R4 हो गया। ठीक है, ये कॉलम 1 हो गया, ये कॉलम 2 हो गया, एंड फाइनली इसका ऑर्डर हो गया आपका 4 बाय 2 का। देख रहे एग्जाम्पल में जो रो था दो रो वो बन गया 2 कॉलम, और जो 4 कॉलम था आपके पास अवेलेबल वो बन गया आपका 4 रो। यानी ट्रांसपोज का सीधा काम है रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज करना और कुछ भी नहीं। ठीक है, अब इसके क्या उसको बोलते हैं प्रॉपर्टीज को देखते हैं हम लोग। तो पहला प्रॉपर्टीज है आपका इसमें कि किसी भी मैट्रिक्स पर आप अगर 2 बार ट्रांसपोज लगा दे, ठीक है, तो आपको वही मैट्रिक्स मिल जाएगा। मतलब अगर कोई ओरिजिनल में, ठीक है, 2 बाई 3 का मैट्रिक्स था, ठीक है, आप इस पे एक बार ट्रांसपोज लगाए तो वो 3 बाई 2 का बन गया, था मैट्रिक्स किसका 2 बाई 3 का। सिंगल ट्रांसपोज लगने के बाद क्या हो जाएगा 3 बाई 2 का, और फिर से लगा दीजिए ये 3 बाई 2 बन जाएगा फिर से 2 बाई 3, मतलब उसको अपने ओरिजिनल फॉर्म में वो डाल देगा। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी कहता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे अगर आप ट्रांसपोज लगाओ
तो उस पे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप गौर करिएगा ये रो कॉलम को बदलता तो जरूर है, यानी कि जो 1 2 के पोजीशन पे है उसको डाल देगा कहां पर, वो 2 1 के पोजीशन पे, यानी आई जो है वो जे आई बन जाता है। ठीक है, तो अब सवाल उठता है यहां पर ये चीज है कि 1 2 2 1, ठीक है, लेकिन जो डायगोनल एलिमेंट है उसको क्या करेगा, ये पॉइंट है आपका। ठीक है, तो 1 1 2 2 3 3 4 4, तो इसको अगर आप रिवर्स करते भी हैं, पलटते भी हैं, तो भी तो ये 1 1 ही रहेगा, 2 2 ही रहेगा, 3 3 ही रहेगा। मतलब ट्रांसपोज लगने के बावजूद भी मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या है, आपका डायगोनल एलिमेंट आपका 1 है और नॉन डायगोनल एलिमेंट आपका 0 है। ठीक है, तो डायगोनल एलिमेंट तो अपना जगह बदलेगा नहीं। रहा सवाल जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो 0 है, तो उसका जगह बदलने से भी कोई फर्क उसको नहीं पड़ता है। ठीक है, इसलिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे ट्रांसपोज लगने के बाद भी वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही रहता है। तीसरा कहता है आपको कि अगर कोई स्केलर कोई रियल नंबर मल्टीप्लाई कर रहा है, ठीक है, किसी मैट्रिक्स में, तो और उस पर आप ट्रांसपोज लगा दो तो उससे कोई फर्क उसको नहीं पड़ेगा। आप स्केलर को बाहर निकाल दो, क्योंकि वो तो मैट्रिक्स है नहीं, उसमें रो कॉलम तो होता नहीं है, तो आप कॉमन बाहर अगर निकाल भी दें तो उसके रो कॉलम पे कोई असर पड़ने वाला है नहीं, तो जो मैट्रिक्स रहेगा वही रहेगा आपका ट्रांसपोज लगने के बाद। ठीक है, चौथा प्रॉपर्टी कहता है ट्रांसपोज ऑफ द सम ऑफ द मैट्रिक्स एंड द डिफरेंस ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, सम ऑफ द मैट्रिक्स और डिफरेंस ऑफ द मैट्रिक्स पे अगर आप ट्रांसपोज लगाते भी हैं तो उससे उसको कोई असर नहीं पड़ता है, ट्रांसपोज नॉर्मली दोनों मैट्रिक्स पे चला जाता है। बोलोगे कैसे, इसका रीजन, तो आप गौर करिए कि एडिशन और सब्सट्रैक्शन के लिए दो मैट्रिक्स का क्या जरूरी था, आपका कंडीशन कि ऑर्डर सेम होना चाहिए, मतलब मैट्रिक्स कंपेरेबल होना चाहिए था। आपको मैट्रिक्स क्या होना चाहिए था, आपको कंपेरेबल होना चाहिए था। तो अगर मान लो ए और बी दोनों कंपेरेबल है, 3/2 का 3/2 का है, ठीक है, तो अगर आप जोड़ देते हैं तो उसका समेशन क्या आएगा, 3/2 का मैट्रिक्स आएगा, और उसमें ट्रांसपोज लगाए तो 2/3 का बन जाएगा आपको। ठीक है, तो अब इंडिविजुअली बात करें अगर, तो ए 3/2 का था ना आपका, ट्रांसपोज लगने के बाद क्या बन जाएगा 2/3, बी 3/2 का था तो बी पे भी ट्रांसपोज लगा दिए, वो भी 2/3 का बन जाएगा, मतलब ऑर्डर आपका सेम रहेगा। ठीक है, तो एडिशन वो कंपेरेबल मैट्रिक्स रहेगा, एडिशन संभव है, इसलिए दोनों एलएचएस और आरएचएस इसका बराबर हो जाएगा। बुक में तो आपको ये सब प्रूफ के तौर पर आर.एस. अग्रवाल, एनसीईआरटी, आर.डी. शर्मा किसी सेना में किया हुआ है। ठीक है, वहां पर आप एग्जाम्पल के लेके उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपका किसी भी मैट्रिक्स पर पावर, ठीक है, यानी ए स्क्वायर, ए क्यूब, A4, ठीक है, ए का पावर के का होल ट्रांसपोज अगर आप लगाए तो आप उसका जगह आप बदल सकते हैं, उससे उसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जो एग्जांपल हम यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, सेंस की ए स्क्वायर है, अगर आपका ए ट्रांसपोज लगा दिया आप यहाँ पर, तो आप ए ट्रांसपोज का होल स्क्वायर कर दीजिए, सेम रहेगा आपका, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। एज एग्जाम्पल आप यहाँ देखना चाहें चीजों को, तो जैसे ए आपका मान लीजिए 2/2 का मैट्रिक्स है, ए कितने बाई कितने का मैट्रिक्स है, 2/2 का मैट्रिक्स है, तो ए स्क्वायर निकालते हैं आप 2/2 का कहानी, ठीक है, 2/2 का कहानी, तो ये तो आपका मैचिंग ऐसे भी खेल रहा है जगह पर। ठीक है, तो मैट्रिक्स तो इसका संभव है ही आपका प्रोडक्ट। जहां तक इसका सवाल है, ए डैश का सवाल है, तो आप रो कॉलम को अगर बदलते भी है तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ए डैश 2/2 ही रहेगा और उसका एग्जिस्टेंस रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग प्रोडक्ट, ट्रांसपोज ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स क्या देगा आपको। ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स, जैसे मान लीजिए ये ए है आपका, ये बी है आपका, और इस पे प्रोडक्ट पर आप ट्रांसपोज लगा दिए, ठीक ना,
इसके प्रोडक्ट पे आप क्या किए, ट्रांसपोज लगा दिए। तो ट्रांसपोज लगने के बाद जैसे एडिशन और सब्सट्रैक्शन के केसेस में क्या था, उसमें कोई बदलाव नहीं किया था, वो एज इट इज दोनों ही मैट्रिक्स पे ट्रांसपोज चला गया था, ठीक है। लेकिन प्रोडक्ट के केसेस में ऐसा संभव नहीं है। वहां एडिशन और सब्सट्रैक्शन के लिए आपको मैट्रिक्स सिर्फ कंपेरेबल होना जरूरी था और कुछ भी जरूरी नहीं था, ठीक है। लेकिन इस केसेस में कंपेरेबल की बात नहीं है, इसमें थोड़ा सा अलग है मैट्रिक्स प्रोडक्ट के केसेस में। तो जैसे मान लीजिए ये ए हो गया आपका, ये बी हो गया, और इसके प्रोडक्ट पे आप लगा दिए ट्रांसपोज, तो क्या करेगा, ये ट्रांसपोज दोनों पर जाएगा तो जरूर, लेकिन उसके ऑर्डर्स को ये रिवर्स कर देगा। यानी गौर करिएगा, यहां बी था आपका, यहां ए था आपका, और ट्रांसपोज जब आप ब्रेक किए तो ये क्या हो गया, बी यहां आ गया, ए यहां आ गया। इसी को कहते हैं रिवर्सल लॉ, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, रिवर्स हो गया, ठीक है। ऑर्डर को ये क्या किया, रिवर्स कर दिया, ठीक ना। तो जैसे ए बी का अगर आप ट्रांसपोज लगाते हैं तो ये क्या करेगा, बी डैश ए डैश करेगा। हम एज एग्जांपल हम यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर इसके केसेस में, ठीक है। मान लीजिए ए आपका 3/2 का मैट्रिक्स था और बी जो है आपका 2/2 का ही मैट्रिक्स है। तो अभी अगर आप इसको प्रोडक्ट करने जाते हैं यहां पर, तो प्रोडक्ट अगर आप करते हो यहां पर, तो सवाल ये उठता है कि डिस्टेंस के लिए क्या चाहिए था, फर्स्ट का कॉलम और दूसरे का रो आपस में बराबर होना चाहिए था, ठीक है। प्रोडक्ट के लिए क्या था कि फर्स्ट का कॉलम और दूसरे का रो बराबर होना चाहिए था, इसलिए ये आपका मल्टीप्लिकेशन संभव है। और फाइनली ये प्रोडक्ट आपको क्या देगा, ए बी का होल पावर। नया जो बन के आएगा मैट्रिक्स, उसका ऑर्डर क्या होगा, इसका रो और इसका कॉलम, मतलब 3/2 का कहानी लेगा आपका ये, ठीक है। मतलब ये प्रोडक्ट का ऑर्डर हो जाएगा आपका 3/2 का। अब रहा सवाल यहां पर ये चीज कि अगर हम ट्रांसपोज डाल दे दोनों पर इंडिविजुअली, तो इंडिविजुअली अगर दोनों पे डालते हैं तो गौर करिएगा, यहां पर ए आपका क्या था, आपका ए पे ट्रांसपोज अगर आप लगा दो तो ए ओरिजिनल में 3/2 का मैट्रिक्स था। ट्रांसपोज लगने के बाद क्या करेगा, वो रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देगा। तो ये फाइनली मैट्रिक्स क्या बन गया आपका, 2/3 का। बी पे अगर आप ट्रांसपोज लगा देते हैं यहां पर, ठीक है, बी पे ट्रांसपोज लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 2/2 का मैट्रिक्स था, तो ये 2/2 पलटने के बाद भी 2/2 का ही मैट्रिक्स रहेगा आपका ये, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है, पलटने पे ऑर्डर पे कोई फर्क उसको नहीं पड़ेगा। लेकिन एक प्रॉब्लम आ गया आपका यहां पर। प्रॉब्लम क्या है कि अब आपका प्रोडक्ट एग्जिस्ट फिलहाल नहीं करेगा। ये वजह है कि पहला का कॉलम और दूसरे का रो ये मैच नहीं कर रहा है आपका, ये मैच आपका नहीं कर रहा है, तो प्रोडक्ट तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन ट्रांसपोज लगने के पहले तो प्रोडक्ट एग्जिस्ट कर रहा था। आप प्रोडक्ट ट्रांसपोज लगने के बाद प्रोडक्ट तो आपका एग्जिस्ट कर रहा था, ये भी दिया भी था आपका 3/2 का मैट्रिक्स। लेकिन ट्रांसपोज जब इंडिविजुअली आप लगाए तो ए डैश बी डैश तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है आपका। लेकिन आप एक चीज को यहां गौर करिए, अगर यही चीज को हम यहां डाल दे ए डैश, ठीक है, और ये 2/3 का ऑर्डर है, तो आप ध्यान दीजिएगा इन चीजों को, ठीक है। अब क्या करेगा, ये फर्स्ट का कॉलम, ठीक है, और सेकेंड का रो आपस में इसका मैच कर गया है, ठीक है, यानी अब इसका प्रोडक्ट एग्जिस्ट कर गया है। तो फाइनली ये क्या लेगा, इसका रो और इसका कॉलम, मतलब ये 2/3 का मैट्रिक्स हो गया आपका। यानी देयरफॉर बी डैश और ए डैश जो है वो बन गया कितने बाय कितने का, 2/3 का। गौर करिएगा यहां पर, तो सॉरी अच्छा, इस पे ट्रांसपोज नहीं लगाए थे, इस पे अगर आप ट्रांसपोज लगा दिए देयरफॉर ए बी का होल ट्रांसपोज, ठीक है, ये आपका कितना बाय कितने का बन जाता है, ट्रांसपोज लगने के बाद 2/3 का मैट्रिक्स बन जाता है, ये आपका मैच कर जाता है, ठीक है। इसी को कहते हैं रिवर्सल लॉ, ठीक है। प्रोडक्ट पे अगर ट्रांसपोज आपका लग जाता है तो उसके ऑर्डर्स को ये क्या करेगा, आपका रिवर्स कर देगा। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मैंने 2 एलिमेंट मैट्रिक्स का प्रोडक्ट लिया था यहाँ पर, आप कितना भी ले सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। जैसे ए बी सी डी ई, अगर इस पर इतना 5 मैट्रिक्स है, 5 मैट्रिक्स के प्रोडक्ट पे आप होल ट्रांसपोज लगाते हैं तो क्या करेगा, ये इस तरह से लेवल है आपका, ये क्या करेगा, आपका पूरा रिवर्स कर जाएगा। यानी लास्ट से लिखना शुरू करेगा ये ई डैश, फिर डी डैश, इधर से लिखना शुरू करेगा ये ई डैश, डी डैश, सी डैश, बी डैश और ये ए डैश। यही है आपका रिवर्सल लॉ।
यानी सिर्फ ये प्रोडक्ट में अल्टर करता है, एडिशन सब्सट्रैक्शन में कोई फर्क नहीं डालता है। ठीक है, कोई दिक्कत। नेक्स्ट, मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालते हो तो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट और उसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट आपका हमेशा बराबर रहेगा, क्योंकि वो सिर्फ रो और कॉलम को आपस में जगह बदला है वो, तो मैट्रिक्स तो वही है मेरा, ठीक ना। तो इस वजह से आपका मैट्रिक्स का ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट या फिर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट दोनों का वैल्यू सेम होगा। हम लिख सकते हैं यहाँ पर दैट इज, ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का ट्रांसपोज इक्वल्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, ये था इसका लास्ट प्रॉपर्टी। तो इस पर क्वेश्चन है मेरा, ठीक है, लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4 इफ दिस इक्वल्स दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। मुझे के का वैल्यू यहां पर निकालना है, ठीक ना। तो मैं क्या कर रहा हूं इसे, सिंस ये आपका हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए का ट्रांसपोज इंटू ए, ठीक है, इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर के। इसको लिख लिया मैंने, इसको सॉल्व करना है मुझे, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर अंदर चले, बिल्कुल अंदर, इस डिटर्मिनेंट के अंदर आप गौर करो, ये वाला वैल्यू डिटर्मिनेंट रियल नंबर है आपका एक, ठीक है, एक नंबर है आपका, स्केलर है आपका, ठीक है, और वो मल्टीप्लाई कर रहा है इस मैट्रिक्स के साथ, ठीक है। ये आपका क्या हो गया यहाँ पर, ये मैट्रिक्स हो गया, ठीक है, ये मैट्रिक्स हो गया आपका, एक रियल मल्टीप्लाई कर रहा है मैट्रिक्स के साथ और ओवरऑल उस पर डिटर्मिनेंट लगा हुआ है। आपको रियल को बाहर निकालना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको याद होगा एक फॉर्मूला, के इंटू ए का होल डिटर्मिनेंट इक्वल्स के का पावर एन इंटू डिटर्मिनेंट ए, वेयर, ठीक है, वेयर एन इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, यानी ऑर्डर जो है वो स्केलर पर यानी रियल के पावर में चला जाता है। तो गौर करने वाली बात यहां पर है कि इसको तो हम इस डिटर्मिनेंट से बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है, ओवरऑल तो मेरा डिटर्मिनेंट है ही, लेकिन जैसे ही इस डिटर्मिनेंट से बाहर निकालते हैं तो ये मैट्रिक्स का ऑर्डर कितने बाई कितने का था आपका, 4 का था, तो ये चला आएगा इसके पावर में 4 और 8 का ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट हो जाएगा यहां पर आपका, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये ओवरऑल इक्वल टू, और यहां पर आप इसको इंटरचेंज कर सकते हैं, ए का पावर के लिख सकते हैं, आपको याद होगा ए का पावर के का होल डिटर्मिनेंट इक्वल डिटर्मिनेंट ए का होल पावर के, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिएगा चीजों को, सिंस ए का ट्रांसपोज का होल डिटर्मिनेंट इक्वल्स ए का डिटर्मिनेंट, ठीक है, मतलब हम लिख सकते हैं ये मतलब सेम रहेगा तो दोनों का पावर ऐड कर दे रहे हैं हम यहाँ पर, तो ये हो जाएगा ए का डिटर्मिनेंट का होल पावर 5 इंटू, सॉरी ये छूट गया मेरा यहाँ पर ए, यहाँ पर ए हो गया आपका, यहाँ पर डिटर्मिनेंट ए का होल पावर के हो गया, ठीक है, सिंस ए का ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट इक्वल टू ए, ठीक ना। अब क्या करेगा, फिर से सेम कहानी रिपीट करेगा ये, ठीक है, फिर से सेम कहानी रिपीट करता है, फिर से ये आपका रियल है यहाँ पर, ठीक है, ये आपका रियल है और ये आपका मैट्रिक्स है, ठीक है। इसको बाहर लाते हैं तो क्या करेगा रियल पर, तो ऑर्डर चढ़ा देगा मैट्रिक्स का आपका यहाँ पर, तो कहानी हो जाएगा डिटर्मिनेंट ए का पावर 5 का होल पावर 4, क्योंकि ये मैट्रिक्स कितने बाय कितने का था आपका, 4 का था, ठीक है। तो इनटू ए का डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ए का होल पावर के इम्प्लाइज, तो कितना हो गया कुल मिला के 5 4 जा 20 प्लस 1 21, डिटर्मिनेंट ए का ए पावर 21 इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ए का होल पावर के, तो पावर आप कंपेयर कर लो यहाँ पर, तो देयरफॉर के का वैल्यू हो गया आपका 21, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स का एक लास्ट स्टोरी है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ये कहता है कि अगर आपका ए इंटू ए का ट्रांसपोज अगर आप करते हैं तो ये आपको इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स देता है। ए इंटू ए का ट्रांसपोज करने पर अगर आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स देता है तो वो कहलाएगा मेरा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। अब एक और प्रॉपर्टीज में आ जाता है पॉइंट आपका कि अगर आप इस पे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स पर अगर आप ट्रांसपोज सॉरी डिटर्मिनेंट इस्तेमाल करते हैं
तो आपको इसका वैल्यू हमेशा +-1 देगा आपको यहाँ पर, ठीक है। ये आपको हमेशा +1-1 देगा आपको। कैसे होगा ये कहानी, इसको देखते हैं हम लोग यहाँ पर कि सिंस यहाँ लिख देते हैं ए इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। तो सिंस हम इसको पिक कर लेते हैं ए इंटू ए का ट्रांसपोज इक्वल टू आई का पावर n, ठीक है। हमको पता करना है कि अगर कोई मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है तो उसका डिटरमिनेंट वैल्यू +-1 कैसे होगा, ठीक है। तो हम क्या किए कि ए इंटू ए का ट्रांसपोज इक्वल टू आई का पावर n, जो कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आपको कहता है, हम उसको नीचे लिखे और उस पर हम क्या किए, डिटरमिनेंट लगा दिए दोनों तरफ, ठीक है। डिटरमिनेंट लगा दिए तो इधर भी डिटरमिनेंट आपका लग गया। तो अब सवाल है कि प्रोडक्ट है डिटरमिनेंट, आपको याद होगा कि ए बी का होल डिटरमिनेंट इक्वल्स टू ए का डिटरमिनेंट इंटू बी का डिटरमिनेंट। ये फॉर्मूला याद होगा, मैंने बताया था इस चीजों को। और एक और चीज, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट वैल्यू हमेशा 1 देगा आपको। तो इस लिहाज से हम यहाँ ऐसा लिख सकते हैं ए डिटरमिनेंट इंटू ए का ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट इक्वल्स टू 1। अब ये प्रॉपर्टी मैंने देखा था यहाँ पर कि ए का ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट इक्वल्स ए का डिटरमिनेंट मतलब ये सेम दे देगा अगर आपको, तो ये क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा आपको इक्वल टू 1। तो देयरफॉर डिटरमिनेंट ए का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका +-1, ठीक है। ये था आपका ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। इस पर क्वेश्चन है मेरा कि इफ दिस मैट्रिक्स इफ ए इक्वल्स, ठीक है, दिस मैट्रिक्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ए सैटिस्फाइंग इक्वेशन ए प्लस ए का ट्रांसपोज इक्वल्स I2, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपका, ठीक है। तो सिंस मेरे पास ए तो हमको यहां दिया हुआ है, ए इक्वल टू क्या है आपके पास, कॉस ए है माइनस साइन ए है, ठीक ना, साइन ए है आपका, कॉस ए है आपका यहाँ पर, ठीक है। हम क्या करते हैं यहाँ पर ए का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। ए का ट्रांसपोज क्या था आपका कि जो भी रो है उसको कैसे आपको लिखना है, कॉलम वाइज। जो कॉलम है उसको कैसे लिखना है, रो वाइज, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ये आपका रो है ना, हम इसको कॉलम वाइज लिखेंगे, यानी कॉस ए, ठीक है, माइनस साइन ए, फिर ये रो सेकेंड साइन ए एंड कॉस ए। तो ए मेरे पास था, ए का ट्रांसपोज हमने निकाल लिया यहां पर, ठीक है। अब आते हैं सॉल्यूशन पर यहाँ पर कि हियर ए प्लस ए का ट्रांसपोज इक्वल्स I2। तो देखोगे आप यहाँ पर ए का वैल्यू था आपके पास क्या, कॉस ए था आपके पास, यहाँ माइनस साइन ए हो गया आपका, यहाँ साइन ए हो गया आपका, यहाँ कॉस ए हो गया, प्लस ए का ट्रांसपोज यहाँ पर, ठीक है, कॉस ए हो गया आपका, ठीक ना, साइन ए हो गया आपका, फिर माइनस साइन ए हो गया आपका, और यहाँ कॉस ए हो गया, ठीक है। याद रहे ट्रांसपोज मैंने कैसे निकाला था, रो को कॉलम वाइज मैंने मेंशन किया, ठीक है। फिर I2 तो आपको मालूम है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसका डायगोनल एलिमेंट 1 होता है, रेस्ट नॉन डायगोनल एलिमेंट इसका 0 होता है। तो एडिशन तो आप देखे थे मैट्रिसेस का, यानी कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन का एलिमेंट्स आपस में आपका जुड़ जाएगा, ठीक है। तो जुड़ने के बाद आपको ये क्या देगा, कॉस ए प्लस कॉस ए कितना हो गया आपका 2 कॉस ए, माइनस साइन ए प्लस साइन ए 0 हो गया आपका, साइन ए प्लस माइनस साइन ए 0 हो गया, कॉस ए प्लस कॉस ए 2 कॉस ए हो गया आपका, ठीक है, इक्वल टू क्या हो गया 1 0 0 1, ठीक है। यानी दो मैट्रिक्स इक्वलिटी के फॉर्म में आ गया आपका। तो क्या करें, कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन को कंपेयर कर दें। तो हम यहां लिख देते हैं ऑन कंपेयरिंग, ठीक है, ऑन कंपेयरिंग। अगर कंपेयर करते हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है ना, तो क्या दिखेगा 2 cos A इक्वल टू 1, 2 cos A इक्वल टू 1, कोई भी कंपेयर कर लीजिए। तो 2 cos A इक्वल टू 1 इंप्लाइज cos A इक्वल टू 1/2, ठीक है, इक्वल टू 1/2। cos के टेबल में कौन से एंगल का वैल्यू होता है आपका 60 डिग्री, ठीक है। कौन से एंगल का वैल्यू होता है π/3, cos π/3 इंप्लाइज वैसे तो a इक्वल टू डायरेक्ट π/3 आप कर दो, वो आपका आंसर हो गया।
लेकिन जनरल फॉर्म में अगर देखें, जो कि 11th क्लास ट्रिगो में हम लोग पढ़े थे, ट्रिगोमेट्रिक इक्वेशन में, वहां पर क्या था आपका फॉर्मूला, हम यहां लिख दे रहे हैं, ठीक है, फॉर्मूला यहां लिख दे रहे हैं कि क्या था आपका, कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा इंप्लाइज थीटा इक्वल टू, ठीक है, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू z। यही था ना आपका फॉर्मूला। तो मेरा हो जाएगा ये a इक्वल टू एंगल a हो गया आपका, फिर 2n पाई हो गया, प्लस माइनस हो गया अल्फा, अल्फा क्या है आपका, पाई/3 है, पाई/3 वेयर n बिलोंग्स टू z। यही आपका आंसर हो गया यहाँ पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, इफ दिस इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। गौर करिएगा, ये कौन सा मैट्रिक्स आपको बोल रहा है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अगर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है वो, तो इस केसेस में क्या था आपका, a इंटू कोई भी मैट्रिक्स का उसी के ट्रांसपोज के साथ अगर गुना किया जाए तो वो आपको हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स से प्रोवाइड करेगा, ठीक है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहता है कि किसी भी मैट्रिक्स को आप उसी के ट्रांसपोज के साथ गुना करोगे तो आपको क्या प्रोवाइड करेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स करेगा, ठीक ना। तो बोला है कि अगर ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो इसका वैल्यू आपका क्या होगा। तो हम क्या करते हैं, पहले हम इसको, इस मैट्रिक्स का नाम दे लेते हैं, लेट ए इक्वल टू 0 अल्फा अल्फा 2 बीटा बीटा, ठीक है, एंड माइनस बीटा, गामा माइनस गामा, और ये गामा, ठीक है ना। अब हम क्या कर लेते हैं, यहां पर हम इसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, ए का ट्रांसपोज, मतलब जो फिलहाल आपका रो वाइज है उसको हमको लिखना होगा कॉलम वाइज। मतलब कहने का अर्थ हो गया, ये 0 फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में डाल रहे हैं, 0 2 बीटा गामा, फिर सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में अल्फा अल्फा बीटा माइनस गामा, अल्फा बीटा माइनस गामा, और थर्ड रो में अल्फा माइनस बीटा गामा, अल्फा माइनस बीटा, और ये गामा। मैंने ट्रांसपोज निकाल लिया। अब आते हैं इसके लिंक पर, दिया हुआ है आपको कि सिंस ए इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स है ये, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो अगर ऐसी बात है यहां पर, तो देन ए इंटू, ठीक है, ए इंटू ए का ट्रांसपोज इक्वल टू क्या देगा ये आपको, आई 3/3 का मैट्रिक्स है, इसलिए हम यहां पर I3 कर दे रहे हैं। तो मेरा सबसे पहला काम होगा कि a इंटू ए का ट्रांसपोज निकालें। मतलब तो मैंने a दिया हुआ था आपको, हमें ए का ट्रांसपोज निकाल लिया मैंने, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन के हिसाब से वो बोला ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में तो क्या कहता है कि मैट्रिक्स को उसी के ट्रांसपोज के साथ आप गुना कर दो, आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाएगा। तो सिंस ए इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, देन ए इंटू ए का ट्रांसपोज इक्वल टू क्या हो गया, I3। ए का वैल्यू यहां ले लिया मैंने, ए का ट्रांसपोज यहां ले लिया मैंने, I3 का वैल्यू यहां ले लिया। अब दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई आप कर लोगे, तो आपको मल्टीप्लाई के लिए क्या यूज करना है, पहला का रो इस्तेमाल करना है, दूसरे का कॉलम यूज करना है, ध्यान रहे बात को। तो अगर आप इस पे जाते हो गुना करने के लिए, तो ये हो जाएगा 0, ये 2 बीटा इंटू 2 बीटा 4 बीटा स्क्वायर, ठीक है, फिर गामा इंटू गामा यानी कि प्लस गामा स्क्वायर। अब आते हैं फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 0 इंटू अल्फा 0, 2 बीटा इंटू बीटा 2 बीटा स्क्वायर हो गया आपका, ठीक है, फिर गामा इंटू माइनस गामा यानी माइनस गामा स्क्वायर हो गया, फिर 0 इंटू अल्फा 0 हो गया, 2 बीटा इंटू माइनस बीटा कितना हो जाएगा, -2 बीटा स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस गामा स्क्वायर हो जाएगा आपका। हो गया पहला रो तीनों कॉलम के साथ। अब आता है सेकेंड रो तीनों कॉलम के साथ, तो ये हम लिख दे रहे हैं इसको, ये देगा आपको 2 बीटा स्क्वायर, ठीक है, प्लस माइनस गामा स्क्वायर, फिर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, ठीक है, प्लस गामा स्क्वायर, फिर अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, माइनस गामा स्क्वायर, फिर लास्टली अल्फा यानी कि -2 बीटा स्क्वायर, ठीक है,
फिर प्लस गामा स्क्वायर, फिर अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर, ठीक है। फिर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इक्वल टू 1,0,0,0,1,0,0,0,1, ये हो गया आपका। तो प्रोडक्ट में हमने क्या किया, यहाँ पर रो फर्स्ट का रो दूसरे का कॉलम यूज किया मैंने, ठीक है। उसके बाद रो कॉलम यूज करने के बाद ये प्रोडक्ट मुझे मिला यहाँ पर। अब दो मैट्रिक्स आपको इक्वलिटी का फॉर्मेट शो कर रहा है हमको, तो हम क्या करें, कंपेयर करते हैं इसको। तो जब कंपेयर करते हैं हम लोग यहाँ पर, तो आप गौर करो, ये 1,1 का पोजीशन, 1,1 का पोजीशन, ठीक है। फिर आप ये वाला कंपेयर कर लो, 2,2 का पोजीशन, 2,2 का पोजीशन, ठीक है। तो ये तो आपका सेम ही है, इसको तो कंपेयर करने से कोई फायदा है नहीं। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, कोई भी एक, तब इसको यूज कर लीजिए आप, ये 0 के बराबर, ठीक है। यानी 3 एलिमेंट्स हम कंपेयर करें, क्योंकि 3 वेरिएबल्स मेरे पास अवेलेबल है यहाँ पर, ठीक है। तो पहला आपको कंपेरिजन में क्या देता है, 4 बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, 4 ऑन कंपेयरिंग, सॉरी ऑन कंपेयरिंग, कंपेयर अगर हम लोग कर ले यहाँ पर ऑन कंपेयरिंग, क्या देगा आपको, 4 बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू में क्या देगा, ये आपको 1 देगा, ठीक है। फिर ये पहला इक्वेशन, 2 बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर इक्वल टू 0 देगा आपको ये, ठीक है। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं हम लोग। फिर एक और हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं, ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इक्वल टू ये 2,2 का पोजीशन 1। हमने यहाँ पर इसको तीसरा इक्वेशन मान लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। हमने कुछ कंपेरिजन निकाल लिए हैं जहां से हमको फायदा मिल सके, ताकि अल्फा बीटा गामा हम लोग यहाँ पता कर पाए। तो अब ये दो इक्वेशन पर एलिमिनेशन का इस्तेमाल कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर। हियर 4 बीटा स्क्वायर, ठीक है, 4 बीटा स्क्वायर प्लस आल गामा स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड 2 बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर इक्वल टू 0। अगर आप इसको सॉल्व करें प्लस माइनस प्लस, तो ये आपका कट जाएगा, 6 बीटा स्क्वायर इक्वल टू 1 देगा, तो देयरफॉर बीटा स्क्वायर इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, 1/6। अब रहने दीजिए इसको इसी फॉर्मेट में। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर, इस बीटा स्क्वायर का वैल्यू किसी में भी आप डाल दो तो बेहतर रहेगा। अब ये 0 वाले में डालो, पुट वैल्यू ऑफ बीटा स्क्वायर इन किसमें, 2 में। तो पुट करते हैं, तो 2 इंटू बीटा स्क्वायर का वैल्यू 1/6 माइनस गामा स्क्वायर इक्वल टू 0, 2 से 3 कट गया, तो देयरफॉर गामा स्क्वायर का वैल्यू भी आपको मिल गया कितना, 1/3, ठीक है। ये गामा स्क्वायर का वैल्यू भी आपको मिल गया। अब ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब ये बीटा स्क्वायर और गामा स्क्वायर दोनों का वैल्यू इसमें डाल देते ताकि हमको अल्फा स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो पुट बीटा स्क्वायर एंड गामा स्क्वायर इन 3, तो क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर तो यूं ही रह गया मेरे पास, प्लस बीटा स्क्वायर का 1/6, गामा स्क्वायर का 1/3 इक्वल्स टू 1। आप सॉल्व करोगे, अल्फा स्क्वायर इक्वल प्लस 1/6 प्लस 1/3 आपको 1/2 इक्वल टू 1 देगा, तो देयरफॉर अल्फा स्क्वायर का वैल्यू भी 1/2 मिल गया आपको, ठीक है। अब फाइनली हमको निकालना क्या था कि 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 6 बीटा स्क्वायर प्लस 3 गामा स्क्वायर का वैल्यू आपको पता करना था। तो नाउ, ठीक है, नाउ 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 6 बीटा स्क्वायर प्लस 3 गामा स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू अल्फा स्क्वायर का वैल्यू 1/2, वेरी गुड, प्लस 6 बीटा स्क्वायर का वैल्यू 6 इंटू बीटा स्क्वायर का वैल्यू क्या था, 1/6, ठीक है, 1/6 प्लस एंड गामा स्क्वायर का वैल्यू था 1/3, तो ये 3 इंटू गामा स्क्वायर, 3 इंटू 1/3 कट गया, ये भी चला गया, बचा 1 + 1 + 1 यानी कि 3, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के साथ, ठीक है। चलिए, थैंक्स।